वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर और उसमें अपन ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था अपना इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, मतलब समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन देखा था, जहां अपन ने न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला देखा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे अपने आज की क्लास में, और इसमें सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाग्रांजेज इंटरपोलेशन, ये अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसका जो आर्टिकल होता है, इसका जो डेरिवेशन होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्लास में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब ये सवाल दिमाग में है कि सर ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, सेकंड ईयर की है, फाइनल ईयर की है। तो मैं बता देता हूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर में चलता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो सेकंड ईयर में चलता है। जैसे कि मैं बता देता हूं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है और भरतपुर वाली है, वहाँ ये सेकेंड ईयर में चलता है। साथ ही जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, JNU, वहाँ भी ये सेकेंड ईयर में चलता है। लेकिन MGSU बीकानेर, MDS अजमेर और MLSU उदयपुर, वहाँ और एक कोटा, वहाँ ये फाइनल ईयर में चलता है। तो ये मान सकते हो कि आपको तो अपने टॉपिक से मतलब होना, और भी कई जगह ये पेपर चलता है, तो आपको अपने टॉपिक से मतलब होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस में है मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो बाकी जो अदर पेपर्स की क्लासें हैं, और भी जो क्लासें हैं, वो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, सिलेबस वाइज क्लास वाइज जो क्लासेज हैं आपकी, वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू रूप से चल रही है, जहां PCM की रोज क्लास आपकी होती है। एक क्लास फिजिक्स की होती है, एक क्लास केमिस्ट्री की होती है, एक क्लास मैथ की होती है। कंटिन्यू रूप से वहाँ क्लासें चल रही है, और साथ ही CBZ की भी चल रही है, जो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, उनकी क्लासें भी आपकी वहाँ कंटिन्यू रूप से चल रही है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आपको ज्वाइन करने का प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद आपको जैसे ही ऐप को ओपन करते हो, होम स्क्रीन के ऊपर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिखा देता है। वहाँ आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसको ओपन करके आप अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, सेशन 2022-23 के लिए जो भी आपका सेशन है। और उसके अंदर आपका जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है सभी को? और उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 181 रुपीज़ है पूरे साल के लिए, मतलब आपको 181 रुपये 181 रुपीज़ आपको पूरी साल के लिए पे करने हैं, मतलब एक ही बार पे करना है एक ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका कोई चार्जेस आपको इन वीडियोज़ के लिए पे नहीं करना होगा, और कंटिन्यू रूप से आपकी क्लासें चलती रहेगी। ये चीज़ समझ में आई होगी सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो लाग्रांज इंटरपोलेशन है, इसके ऊपर हम चलते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है। और फॉर्मूला जो है वो आपको मैंने पीछे भी जो क्लासें हैं वहाँ जितने भी अपन ने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, उनको प्रूफ किया है, उनके सबके बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको इनका जो प्रूफ है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ जब इसका जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आप याद रखोगे तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाओगे। ठीक है, बाकी पेपर ये सबसे इजीएस्ट पेपर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी का पार्ट होता है इसमें, कैलकुलेशन का पार्ट होता है इसमें। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है fx बराबर, अब देखो इसके फॉर्मूले को मैं याद करने का भी आपको ध्यान में रखने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको ध्यान में रखने के लिए। सीधा सीधा तरीका है
x माइनस x1, ठीक है, x में से आप घटाते जाओ, ठीक है, फिर x में से आप x2 घटाओ, फिर x में से आप x3 घटाओ, डैश डैश लास्ट में चलते जाओ और x में से xn घटा दो, ठीक है, फिर बट्टे में आपको लेना है अपॉन, फिर देखो आपको जो वैल्यूज स्टार्ट करनी है, देखो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, आपको जो x की वैल्यूज स्टार्ट करनी है वो करनी है x0, x1, x2 डैश डैश xn तक, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले x1 को x0 को छोड़ा, ये सारी वैल्यूज आपने x में से घटा के लिखी, x में से x1 घटाया, x में से x2 घटाया, x में से x3 घटाया, क्लियर है सभी को, ये सारी वैल्यूज आपने घटा दी x0 को छोड़कर। अब नीचे आपको क्या लिखना है, उसमें देखना आपने कौन सी वैल्यू सबसे पहले वाली वैल्यू छोड़नी है, तो सबसे पहले कौन सा था x0 छोड़ा है, तो अब नीचे वाले को x0 में से घटाओ, x0 में से बाकी सबको घटा दो, ठीक है, x0 में से बाकी सबको घटा दो सिर्फ x0 को छोड़कर, तो x0 में से कौन घटेगा x1, फिर x0 में से कौन घटेगा x2, फिर x0 में से कौन घटेगा x3, फिर कौन घटेगा x0 में से xn, ठीक है, और यहां आ जाएगा fx0, ठीक है, ये तो आ गई इसकी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आ गई इसकी फर्स्ट स्टेप, फिर प्लस अब सेकंड स्टेप लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले किसको छोड़ा था आपने, x0 को छोड़ा था, सेकंड स्टेप लिख रहे हो तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, x1 आता है, देखो सीक्वेंस से लिखा था मैंने x0, x1, x2, पहले नंबर पर ये आया तो मैंने इसको छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, x1 आ रहा है, तो इस बार x1 को छोड़ दो, ठीक है, x1 को छोड़ दो, लेकिन x0 को तो लेना है इस बार, तो x में से कौन घटेगा भाई साहब, x0 घटेगा, फिर किसको छोड़ा है अपन ने, x1 को छोड़ा है, तो x1 को तो छोड़ दो, x में से कौन घटेगा x2, x में से कौन घटेगा x3 डैश डैश, x में से कौन घटेगा xn, और फिर अपॉन, अब किसको छोड़ा है, x1 को छोड़ा है, तो x1 माइनस x0, अब x1 में से x1 को घटाना नहीं है, तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डैश डैश, x1 माइनस xn और fx1। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म हो गई, इसकी थर्ड वाली टर्म क्या आएगी, ठीक है, थर्ड वाली टर्म, अब फर्स्ट में आपने सबसे पहला वाला छोड़ा, कौन था पहले वाला, x0 था, अब सेकंड में आप सेकंड वाला छोड़ दो, सेकंड वाला कौन था, x1, तो थर्ड स्टेप में कौन छूट जाएगा, जो तीसरे नंबर पे आता है, वो तीसरे नंबर पे अपने पास कौन आ रहा है, x2 आ रहा है, तो x2 आ रहा है तो भैया x2 को छोड़ दो, ठीक है, उसको स्किप मार दो, तो x माइनस x0 ऐसा का ऐसा, x माइनस x1 ऐसा का ऐसा, किसको स्किप मारना है, x2 को, तो x2 को मार दो, x माइनस x3 ऐसा का ऐसा, डैश डैश, x माइनस xn अपॉन, फिर किसको स्किप मारा था, x2 को, तो इस बार x2 में से सब कुछ घटाओ, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस, अब x2 में से x2 नहीं घटाना, तो x2 माइनस x3 डैश डैश, x2 माइनस xn और यहां fx2, ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये लास्ट तक चलता जाएगा और अंतिम टर्म क्या आएगी, अब किसको छोड़ना पड़ेगा, अब लास्ट में, अब मैं अंतिम वाली टर्म लिख रहा हूं, ठीक है, इसी प्रकार चलती रहेगी, फिर x3 छोड़ो, x4 छोड़ो, x5 छोड़ो, इस प्रकार चलता जाऊंगा, और अंतिम फाइनल टर्म कौन सी है अपने पास, xn है, तो इस बार क्या करूंगा मैं, xn को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, xn को छोड़ रहा हूं, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डैश डैश, x माइनस किसको छोड़ा है, xn को छोड़ा है, तो इससे पहले वाला कौन सा आएगा, xn माइनस 1, तो ऊपर वो तो x में से वो तो घटेगा नहीं, फिर अपॉन किस में से घटाना है, xn को छोड़ रहे हो तो xn में से घटाना है, x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 डैश डैश, xn माइनस 1 और साथ में fxn, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, इस फॉर्मूले में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो बस इसको याद रखना ही है। ध्यान रखना, इसका जो आर्टिकल है, इसका जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कुछ है, कुछ ध्यान में रखने वाली, तो बस यही ये जो इसका फॉर्मूला है, बस यही इसमें ध्यान रखने लायक है, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में लिखूंगा, थोड़ा सा मैं इसी को एडिट कर देता हूं, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं है, ठीक है।
आराम से चलेंगे, पूरा मतलब विस्तार से इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एडिटिंग अगर इसमें कर दी जाए तो आपको रिजल्ट सीधा सीधा मिल जाएगा। एडिटिंग क्या करते हैं वो चीज मैं बता देता हूं। अब अपने को क्या करना है, ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो तो सभी को ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अपन वैल्यूज ले रहे हैं x की, x0, x1, x2 डैश डैश xn, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x में से x0 को छोड़ना है, ठीक है, और इसको छोड़ के आगे वाले घटा दो, ठीक है, मल्टीपल में, और अपॉन में छोड़ा किसको, x0। अब बाकी सबको x0 में से घटा के लिख दो, कहानी खत्म। यहां किसको, x0 को छोड़ा है तो fx0। सिमिलरली सेकंड टर्म में सेकंड वाला कौन है, x1, तो x1 को छोड़ दो, बाकी सबको घटा दो, और नीचे वाले में किसको छोड़ा था, x1 को, x1 में से घटा दो सबको, यहां कौन आ जाएगा, fx1। इस प्रकार आप चलते रहोगे, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसको ध्यान में रखने का, याद रखने का एक तरीका था। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो कैसे करें, तो प्रूफ मैं यहां से लगा देता हूं इसका, क्योंकि बड़ा जाएगा थोड़ा, वैसे बड़ा नहीं जाएगा, 2-3 लाइन का, लेकिन इसकी स्टेप्स बड़ी है। तो देखना, प्रूफ देखना इसका। मैं मान लेता हूं, माना f(x) इज ए पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री। मैं क्या मान रहा हूं, मेरे पास f(x) एक n कोटि का बहुपद है, ठीक है। f(x) मेरे पास क्या है, एक n कोटि का बहुपद है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इंग्लिश मीडियम वाले ये कंप्लेंट बहुत करते हैं आजकल की, सर तो बोर्ड पे हिंदी का शब्द भी लिख रहे हैं। अरे तो भाई हिंदी का शब्द लिख दिया तो क्या हो गया, ठीक है। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये चीज़ हिंदी मीडियम वाले कभी नहीं बोलते। हिंदी मीडियम वालों की ये कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती कि सर ने साथ में हिंदी के साथ में इंग्लिश का वर्ड भी लिख दिया, लेकिन ये इंग्लिश वालों की कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा नोटिस की जाती है कि सर ने पोलिनोमियल लिखा लेकिन उसके साथ में हिंदी में बहुपद लिख दिया। आपको बहुपद थोड़ी ना देखना, आपको तो पोलिनोमियल देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों को देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों की ये कंप्लेंट कभी नहीं होती कि सर ने इंग्लिश का वर्ड लिख दिया वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वालों की होती है कि सर ने हिंदी का वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे नहीं हो, आप 11th क्लास के बच्चे नहीं हो या 10th के नहीं हो, आप कॉलेज में आ चुके और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हो, तो इतना आपको हिंदी मीडियम वालों के भी अगर कुछ चीज़ें सर ने मान लो हिंदी में नहीं लिखी तो इतनी अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी जो होती है इंग्लिश की वो कुछ हद तक आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जब आप आगे जाते हो, जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, तो फिर हिंदी जो यूज है वो होना ऑलमोस्ट जगह ख़त्म हो जाती है। उनकी बात अलग है कि किसी को अगर एसएससी की तैयारी करनी है, किसी को पटवारी की करनी है, एलडीसी की करनी है, ठीक है, उनके लिए तो बोथ मीडियम में पेपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोई एमएससी करना चाहता है, ठीक है, एमएससी जो करना चाहेगा उसके हिंदी का कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि एमएससी पूरी इंग्लिश में ही होती है, हिंदी मीडियम का कोई रोल नहीं होता एमएससी में। लेकिन जब हिंदी मीडियम का कोई रोल खत्म हो गया तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, जैसे कोई नेट, गेट, सेट ये करना चाहता है, ठीक है, हायर लेवल के जो कंपटीशन करना चाहता है, उनमें फिर आपको इंग्लिश ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ तो इससे अच्छा है टर्मिनोलॉजी आप साथ में, आपकी बाइलिंगुअल में क्लास चल रही है तो हिंदी मीडियम वालों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। साथ में इंग्लिश के भी जो वर्ड्स है, जो मैथमेटिक्स में काम में आने वाले वर्ड होते हैं, जो फिजिक्स में काम में आने वाले वर्ड होते हैं, वो एटलीस्ट उनको पता होनी चाहिए। ग्रामर आपकी कोई नहीं चेक करता, आपने इज की जगह एम लगा दिया, एम की जगह आपने आर लगा दिया, आर की जगह वाज लगा दिया, वर लगा दिया, इन चीज़ों को कोई नहीं देखता। वेयर की जगह वर लगा दिया, हियर की जगह वेयर लगा दिया, ये चीज़ें कोई नहीं देखता। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो सही होनी चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ये चीज़ें आपके आगे बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। जो आपके इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये चीज़ मैं हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप जाते हो तब ये चीज़ें काफ़ी काम में आती है, ठीक है। अगर मान लो वही चीज़ किसी को अगर ग्रेजुएशन ही करना है, सिर्फ कोई मतलब कंपटीशन करना है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, इनमें जाना है, तो वहाँ ये कोई मैथ काम में नहीं आती आपके। ये जो जितने भी पेपर आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, वहाँ इन कंपटीशन में इन पेपर्स का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपके जो बीएससी में है, ग्रेजुएशन में अलजेब्रा चलते हैं, कुछ और भी पेपर चलते हैं, ठीक है, कैलकुलस के चलते हैं, मैकेनिक्स के चलते हैं, वो पेपर आपके इन कंपटीशन में कहीं भी इनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब आप हायर लेवल के कंपटीशन की सोचते हो तब इन पेपर्स का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे आप सेकेंड ग्रेड की भी तैयारी करते हो तो सबसे वीक पॉइंट अगर किसी का माना जाता है
किसी स्टूडेंट का जो तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, तो उनका यही जो पार्ट है 11th 12th ऑलमोस्ट सभी का कवर होता है, सभी का अच्छा रहता है, लेकिन जो कॉलेज वाला पोर्शन है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता। वो यही रीज़न रहता है क्योंकि इस टाइम पे वो ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ठीक है, क्योंकि 11th 12th सब ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो ये चीज़ आपके आगे के लिए बेस्ट रहेगी कि आप इनको अच्छे से अभी से देखते हुए चलें, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने इसके ऊपर, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ, f(x) एक पोलिनोमियल मान रहा हूँ n डिग्री का, और वो किस प्रकार से मान रहा हूँ मैं इस प्रकार से मान रहा हूँ। देखना, जो f(x) में मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ मैं ऐसे, ये हटा दिया मैंने, और ये हो गया मेरा यहाँ a0। सिमिलरली मैं नीचे वाला हटाऊंगा तो ये हो गया सर मेरा a1, ये हो गया मेरा a2, और लास्ट में मेरा ये हो गया an। ये मैंने एक पॉलिनोमियल माना है, n डिग्री का बहुपद माना है। इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूँ। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने तो आंसर में ये एडिटिंग कर दी, तो भैया ये अपने को पॉलिनोमियल मानना है, ठीक है। बस यहीं से अपने को, मैंने कहा था आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अगर ये फॉर्मूला लिखना आ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद करो, मैं कह रहा हूँ उसको लिखना सीखो, सीखने पे फोकस करो। आप सीखने पे फोकस रखोगे तो आपका इजी से इजी वे में काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीखने पे फोकस रखो, ना कि उसको याद करने में। तो फॉर्मूला अगर आपने लिखना सीख लिया, आपने जैसे ही फॉर्मूला लिखना सीख लिया तो आप इजीली इस डेरिवेशन को कर दो। कैसे, मैंने बता दिया आपको, वो नीचे वाली स्टेप और f(x0) मिटा दो, उसकी जगह a0 कर दो, और वही पॉलिनोमियल आपको मानना है। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, a0 प्लस फिर x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, डैश डैश x माइनस xn, a1, फिर प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, फिर a2, फिर प्लस डैश डैश यहाँ x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, डैश डैश x माइनस xn माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा सर an, ठीक है। ये पॉलिनोमियल अपने को मानना है, ठीक है। और वो कैसे मानना है, कहाँ से मानना है, उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, किस प्रकार से मानना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉलिनोमियल को मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर सभी को, इस पॉलिनोमियल को मानने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, और मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। मैं क्या करता हूं, अब इस इक्वेशन 1 में पुट x बराबर x0 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह x0 पुट कर रहा हूं, तो f x0 बराबर x की जगह क्या पुट कर दिया, x0 पुट कर दिया। तो यहां से देखो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, और साथ में a0। एक सेकेंड, अपन छोटी सी मिस्टेक कर गए, ये x माइनस xn तक था a0, तो डैश डैश x0 माइनस xn a0 प्लस उसके बाद x माइनस x0 x माइनस x2, ठीक है। मैंने क्या किया, सॉरी एक सेकेंड, मैंने x की जगह x0 पुट किया, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 और x0 माइनस xn। फिर मैं इसमें करूंगा पुट x की जगह x0, तो ये 0 के पूरी टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो ये प्लस 0। इसी प्रकार इसमें भी x माइनस x0 की टर्म है, तो x0 रखोगे तो ये 0, मतलब आगे वाले सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो टर्म आएगी वो आएगा सर a0 बराबर fx0 बटे x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, डैश डैश x0 माइनस xn।
क्लियर सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर x बराबर x1 पुट करूंगा इस बार, ठीक है। तो देन एफ x1 बराबर, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ x बराबर x1 पुट किया। जैसे ही मैंने x बराबर x1 पुट किया तो क्या हुआ दोस्तों, ये वाली टर्म क्या बन गई, जीरो बन गई, ठीक है। ये वाली टर्म क्या बन गई, जीरो बन गई, ठीक है। लेकिन ये तो जीरो नहीं बनी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी टर्म है, यहाँ x1 माइनस एक्स की टर्म थी, यहाँ भी थी, ये वाली सारी टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी कि मेरे पास नई टर्म बचेगी सर यहाँ से x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डैश डैश x1 माइनस xn a1। a1 बराबर लिख दो सर एफ x1 बटे x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डैश डैश x1 माइनस xn। ये अपने पास a1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से एक चीज दिख रही है, इस प्रकार में a2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो सिमिलरली पुट x बराबर x1 तक पुट हो चुका, तो x2, x3 डैश डैश xn। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज रख दो, तो लास्ट में मैं डायरेक्ट an निकाल देता हूं। तो an बराबर मुझे मिलेगा f xn बटे xn माइनस एक्स जीरो, xn माइनस x1 डैश डैश xn माइनस xn माइनस 1। ये मेरे पास एफ xn की वैल्यू आ गई, ठीक है, सॉरी an की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार मुझे a0 भी मिल गया, a1 भी मिल गया, a2 भी मिल गया, a3 भी मिल गया, डैश डैश लास्ट में an भी मिल गया। मुझे a1, a2, a3, a4, a5 n तक की सारी वैल्यूज मुझे मिल गई। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 नाम दे देता हूं, इसको 4 नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 2, 3, 4, 5 जितनी भी मेरी है वो सारी की सारी मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। 1 में मैं पुट करता हूं तो देखता हूं मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखना यहां से दोस्तों, इसको मैं साफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। हमने किया क्या था, हमने जो पॉलिनोमियल माना था उस पॉलिनोमियल में हमने x बराबर x0, x बराबर x1 और x बराबर x2, x बराबर x3 डैश डैश x बराबर xn, ये सारी की सारी वैल्यू अपन स्टेप वाइज स्टेप इसमें रखते गए और मुझे a0, a1, a2 डैश डैश an की वैल्यूज मुझे मिलती रही। अब यहां से मैं आगे चलता हूं, मैं ये सारी वैल्यूज इसमें रख रहा हूं। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डैश डैश x माइनस xn। a0 की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास, a0 की वैल्यू ये रही। तो यहाँ तो एफ x0 बट्टे यहाँ क्या आ जाएगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 डैश डैश x0 माइनस xn। फिर प्लस सिमिलरली अब मैं यहाँ a2, a1 की वैल्यू रख दूंगा। तो x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 डैश डैश x माइनस xn अपॉन a1 की वैल्यू क्या है सर, ये रही x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 डैश डैश x1 माइनस xn, और यहाँ क्या आ जाएगा, f x1 आ जाएगा। सिमिलरली a2 की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, a2 की वैल्यू भी मुझे पता है क्या आई थी, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग में वो भी लिख दूंगा। तो देखना प्लस x माइनस x1, x माइनस x0, x माइनस x1, अब क्या छोड़ दूंगा, x2 छोड़ दूंगा, तो x माइनस x3 डैश डैश x माइनस xn और f x2 बट्टे x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 डैश डैश x2 माइनस xn, फिर प्लस डैश डैश, ये चलता रहेगा। इस बार x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डैश डैश x माइनस xn माइनस 1 f, क्या कर रहा हूँ, an की वैल्यू रख रहा हूँ, अपॉन xn माइनस x0,
एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू डैश डैश एक्स एन माइनस वन। ये क्या आ गया दोस्तों, मेरे पास एफ एक्स का मान आ चुका पूरा का पूरा। ठीक है, ये यहाँ से है। ठीक है, और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, इस लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी थी। और यही क्या कहलाता है, आपका जो इक्वल और अनइक्वल इंटरपोलेशन है उसके लिए लाग्रांज फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी समझ में आपको आई होगी, किस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला लिखना है, किस प्रकार से आपको फिर इसका जो पॉलिनोमियल है वो मानना है, और किस प्रकार आपको x बराबर x0 x1 x2 ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करके आपको a0 a1 a2 डैश डैश an के मान आपको फाइंड करने हैं। आगे चलते हैं अब अपन, और इसमें एक केस की बात करते हैं छोटी सी। ठीक है, एक छोटा सा केस की बात करते हैं अपन। इसी को अगर अपन नए तरीके से लिखना चाहे तो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। एक केस की मैं बात करता हूं, ठीक है, या आप इसको नोट लगा के भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है जो वो एक अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है, अगर आप xi बराबर x0 प्लस hi, जहां i बराबर 1 2 डैश डैश n हो, तथा मैं मान लेता हूं x बराबर x0 प्लस hu माना, ये सारी की सारी वैल्यूज में इस लाग्रांज फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। ठीक है, इस लाग्रांज फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं तो मुझे fx बराबर मिलता है -1 की पावर n u माइनस 1 u माइनस 2 डैश डैश u माइनस n बट्टे फैक्टोरियल n, फिर प्लस, इस प्रकार से ये चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो ये लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का एक फॉर्मूला और है। ठीक है, जिस प्रकार अपन ये वैल्यू पुट करके, ये जो पीछे वाले जो अपन ने न्यूटन ग्रेगोरी वो पढ़े हैं सेम उसी से रिलेट करती है ये चीज़। ठीक है, अपन वहाँ भी ये चीज़ पुट कर रहे थे। ठीक है, और वैल्यूज निकाल के अपन रख रहे थे। ठीक है, ये काम में कहाँ आता है, क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा काम में आता है। जब अपन क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे, क्वेश्चंस का पार्ट करने से पहले अपन एक दो थ्योरम पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक दो, उन थ्योरम्स पे अपन नज़र डाल लेते हैं, उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, इस पेपर में अगर सबसे ज़्यादा काम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मतलब संख्यात्मक या न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही है। सारा का सारा कैलकुलेशन का पार्ट है, तभी न्यूमेरिकल इसमें जो कैलकुलेटर है वो आपके अलाउ रहता है। चलो लेते हैं इसकी एक थ्योरम। थ्योरम का मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर इक्विडिस्टेंस वैल्यूज, फॉर इक्विडिस्टेंट वैल्यूज u माइनस 1 u0 u1 एंड u2 being given ए वैल्यू, गिवन ए वैल्यू, ए वो एक वाला ए है, ए वैल्यू ux इज interpolated by Lagrange's formula show that it may be written in the form ux बराबरyu0 प्लस xu1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर u माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 2 u0 where
x प्लस वाई बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं, जो हिंदी में ये बोल रहा है 4 समदूरस्थ मान है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो 4 समदूरस्थ मान दिए हुए हैं, u माइनस कौन से u-1, u0, u1 एंड u2, ये आपको 4 वैल्यूज दी हुई है। मतलब आपको जो लाग्रांज फॉर्मूला काम में लेना है वो 4 तक काम में लेना है, ठीक है। आगे कह रहा है के लिए लाग्रांज सूत्र से एक मान ux का अंतर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि यह निम्न प्रकार से लिखा जाता है। यह कह रहा है कि आपको जो लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो इन 4 वैल्यूज के लिए फाइंड करना है, और किस प्रकार से, इस प्रकार से। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, अपन इसको LHS एक साइड सोल्व करते, सॉरी LHS एक साइड सोल्व करते हैं, इसकी RHS अपन इसकी एक साइड सोल्व करते हैं, और दोनों को अपन क्या करते हैं, इक्वल दिखाते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अपन ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखना इसका प्रूफ करते हैं। सिंस मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1, तो यहां से x बराबर हो जाएगा, सॉरी y बराबर यहां से हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास। क्लियर सभी स्टूडेंट को? साथ ही मैं जानता हूं मेरे पास सर डेल बराबर होता है 1 प्लस डेल बराबर होता है e, तो डेल बराबर हो जाएगा e माइनस 1, ठीक है। तो ये y बराबर ये वाली वैल्यू और ये डेल की वैल्यू में इस समीकरण में पुट कर देता हूं। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो देखना, पुट अबोव वैल्यू इन RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के RHS में पुट करो, तो मैं RHS साइड लेके चल रहा हूं, इसकी वो लेके चल रहा हूं। तो देखनाyu0 प्लस xu1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर u माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 3 डेल 2 u0 बराबर। इसमें मैं क्या करता हूं, ये RHS साइड ले ली, अब इसको मैं लेकर चल रहा हूं बराबर। इसमें मैं क्या करता हूं, y बराबर 1 माइनस एक्स पुट कर दो, तो 1 माइनस एक्स u0 प्लस xu1, फिर प्लस y की जगह क्या पुट किया, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, और यहां ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दो, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और डेल 2 की जगह अपन ने क्या लगाया है, e माइनस 1 का, डेल की जगह e माइनस 1 का होल स्क्वायर और u माइनस 1, फिर प्लस x, इसको खोल लो, x प्लस 1, x माइनस 1, और बट्टे में फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकते हो आप। तो x प्लस 1, x माइनस 1 डेल 2 मतलब e माइनस 1 का होल स्क्वायर और u0 बटा 6। क्लियर सभी स्टूडेंट को? बराबर, अब देखो 1 माइनस एक्स ऐसा का ऐसा और u0, फिर प्लस, अब यहां पे आओ xu1 भी ऐसा का ऐसा, xu1 प्लस, अब यहां 1 माइनस एक्स भी ऐसा का ऐसा। अब इसको ओपन करो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक ये माइनस 1 बाहर पड़ा, तो ये इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2, तो यहां लिख सकते हो आप x माइनस 2 बटे 6, और साथ में इसको ओपन कर दो, e माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, और बाहर आ जाएगा u माइनस 1, फिर प्लस, अब यहां हो ये x प्लस 1, x माइनस 1 बटे में 6 पूरे क्या रहा है, फिर इसको भी ओपन कर दो, तो e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, और यहां u0 बटे 6, इतना ही है ना ये, हाँ इतना ही है, ठीक है। u0 u1 u माइनस 1 u0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझो, यहीं तक करना था अपने को, और u2 तो इसमें दिया हुआ है क्या कहीं, एक सेकंड में इस फॉर्मूले को दोबारा देख लेता हूं जो अपन ने लिखा है, u0 u1 u माइनस 1 फिर u0, बिल्कुल u2 का कहीं रोल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अब,
अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखना 1 माइनस एक्स u0 प्लस एक्स u1 प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, बाद में लेते हैं, एक बार नहीं लेते, x माइनस 1 माइनस एक्स, x माइनस 2। अब मैं क्या करता हूं, u माइनस 1 को अंदर ले आता हूं, तो e2 यहां अंदर लाऊं तो e2 u माइनस 1। e ऑपरेटर क्या कहता है, e ऑपरेटर क्या कहता है, e एफ एक्स बराबर अपन क्या लिखते हैं, f जो x प्लस एच ही तो लिखते हैं इसको, जैसे मतलब h की जगह अपने पास क्या है 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आता है तो यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, 3 आता है तो 3, तो यहाँ तो ये बेस में है, तो जैसे e ऑपरेट होगा तो ये e2 कहाँ प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना बचेगा, u1 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके साथ में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, u1 माइनस, अब u माइनस 1 और u माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, तो 2u0 प्लस ये u माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और बट्टे में क्या आ जाएगा इसके 6 आ जाएगा, फिर प्लस, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो, फिर x प्लस 1 x माइनस 1, अब इस पे भी ऑपरेट करो, ठीक है, तो e2 ऑपरेट होगा तो ये u2 बन जाएगा, ठीक है कहानी, ये u0 ही था क्या यहाँ, बिल्कुल ये u2 बन जाएगा, माइनस ये 2 u1 बन जाएगा और प्लस का ये u0 बन जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये कहानी समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ये वैल्यूज सिर्फ इस फॉर्मूले में रखी है, ठीक है, इसके RHS में रखी है, RHS में रखने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सोल्व ही किया है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब देखो यहीं से चलते हैं, तो ये RHS साइड चल रही है अपने पास 1 माइनस एक्स u0 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से एक काम करूंगा, मेरी u1 की टर्म, ठीक है, u0 की टर्म, सॉरी u0 की टर्म, u1 की टर्म, u माइनस 1 की टर्म, ठीक है, और u2 की टर्म, इनको क्या करूंगा मैं एक जगह करूंगा, ठीक है, इन सारी टर्म्स को मैं क्या करूंगा एक जगह करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास दिख रहा है u माइनस 1 की बस यही एक जगह है, और कहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि सबसे पहले कौन आता है u माइनस 1, फिर u0, फिर u1, फिर u2, इनको सीक्वेंस में ले लो। सबसे पहले u माइनस 1 की टर्म ले लो, ये u0 है, ये u1 है, u माइनस 1 सिर्फ यही है, तो ये u माइनस 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, तो एक सीधा सा लिखा जाएगा, यहां पे आ जाएगा x 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 साथ में u माइनस 1 अपॉन में 6, ये क्या आ गया मेरे पास u माइनस 1 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके इसको x माइनस 1 भी कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको माइनस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में सेट कर लेंगे इसको। अब कौन आता है भाई साहब, अब u0 की बारी है, तो u0 कहाँ कहाँ है, एक तो u0 सर ये है, अब देखो यहां भी x, यहां x माइनस 1 है, यहां 1 माइनस एक्स है, यहां x माइनस 1 माइनस एक्स है, मैं यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और u0 भी कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि एक u0 यहां है, एक u0 यहां है, एक u0 यहां है, ठीक है। तो ध्यान से इस वाली कहानी को देखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1 बन गया, यहां u0 सर बाहर चला गया, फिर देखो, फिर ये माइनस 2u0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस 2u0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2u0, फिर ब्रैकेट अंदर कौन आएगा 1 माइनस एक्स, तो मैं इसका भी माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 लिख देता हूं, और माइनस माइनस यहां क्या बन जाएगा प्लस, तो x माइनस 1 और ये x और ये x माइनस 2। क्लियर कहानी, 2u0 आ गया और बट्टे में क्या है सर 6 है, फिर प्लस। अब आओ और कहानी आगे की देखते हैं, ये u0 प्लस का है, ये इसके साथ पूरा आ जाएगा ऐसा का ऐसा, तो x प्लस 1
x माइनस 1 बटे 6 और ये पूरा ब्रैकेट बंद और ये u0। क्लियर, u0 की कहानी खत्म। फिर कौन आता है भाई साहब, फिर वो u1 आता है। ठीक है, u0 के बाद में आता है u1। तो एक तो u1 ये यहां बैठा, ठीक है, ये बाहर निकालोगे तो आपके पास बचेगा सर x, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इसके साथ में x है और u1 कहाँ है, एक u1 ये रहा, इसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई करके रख दो। तो प्लस माइनस ले लो क्योंकि माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 बन जाएगा। तो माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 u1 बटे 6, इसका भी खेल खत्म। ठीक है, और आगे चलो, u0 का पहले ही हो चुका, आगे चलते हैं। और कहाँ है, किसको लेके चल रहे हैं अपन, u1 की बात कर रहे हैं। तो एक u1 ये बैठा यहाँ, ठीक है, एक u1 ये भी बैठा है। तो इस वाली पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी आएगा, तो माइनस का 2 u1 तो अपन बाहर ही लेके जा रहे हैं ना, कॉमन ले रहे हैं। तो 2 माइनस का 2 x माइनस x प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 1 फिर अपॉन में 6, ये ब्रैकेट बंद, इसकी भी कहानी खत्म। फिर प्लस, अब मेरे पास एक अंतिम बच जाता है u2, ये बाहर लगा दो u1, फिर प्लस अंतिम बच जाएगा मेरे पास u2। तो u2 तो ये पड़ा, इसको लिख दो आप x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में 6। क्लियर कहानी, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आगे चलते हैं, ये x चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 बटे 6 u माइनस 1, फिर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं सर अब। ठीक है, 6 ले लो एलसीएम, तो ये 6 यहाँ आ गया, पूरे के नीचे 6 एलसीएम लिया तो। ठीक है, अब देखो u0 तो बाहर चला गया, और देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अब x माइनस 1 तो बाहर चला गया, माइनस का 6 बचा, फिर प्लस का 2 x माइनस 2, फिर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट बंद अपॉन में 6, ये u0। फिर अब इसकी बारी आती है u1 वाले की, प्लस x माइनस, इसका भी क्या करते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो 6x माइनस x माइनस 1, इसका देखो x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2, फिर माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 बटे 6, और ये u1 प्लस लास्ट में u2 ये पड़ा अपने पास। ठीक है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन 6 u2। ठीक है, क्लियर सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से आगे करते हैं इसको सोल्व, माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 u माइनस 1 अपॉन 6, फिर प्लस ये x माइनस 1 ऐसा का ऐसा। अब अंदर देखो, अब इसको यहीं पे पूरा सोल्व करेंगे। 2x को अंदर लेके जाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x, इसको अंदर ले जाओ तो x स्क्वायर प्लस x। क्लियर, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया सर, 3x स्क्वायर, माइनस 4x प्लस x 3x माइनस 6 अपॉन में 6, 3 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल, तो यहां भी 2 बचेगा। अब देखो इसको सोल्व करते हो तो ये बनता है आपके पास
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, तो x कॉमन लिया तो x माइनस टू प्लस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस टू, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो x प्लस 1 और x माइनस टू होंगे। ठीक है, तो मैं इसकी जगह, पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x माइनस टू फिर x प्लस 1 बटे 2 और साथ में u0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना आपका काम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना मैं इसके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आपको मिलेगा माइनस, यहां माइनस, फिर x माइनस टू एक्स प्लस 1 बटे 2 u1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बटे 6 u2। ये क्या आ गया मेरे पास, सोल्व होके RHS साइड आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई दोस्तों, सॉल्यूशन करने के बाद जो RHS साइड होती है वो मुझे मिल गई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं इसकी LHS साइड को। ठीक है, जो UX है इसको आप ऐसे का ऐसा नोट करके देख लेना। ठीक है, अब हम जब UX सोल्व करेंगे तो मुझे यही समीकरण मिलेगी। तो देखना, अब देखना, लांगराज फॉर्मूले की बात करते हैं अपन और लांगराज फॉर्मूला लिखते हैं UX बराबर, ठीक है, सबसे पहले क्या घटाते हैं इसमें से, सबसे पहले मैं x में से x1 को घटाता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? x में से x1 को, फिर x में से x2 को, फिर x में से x3 को। आगे तक नहीं जाना आप अपने को, ठीक है, समझ गए क्यों नहीं जाना है? बट्टे फिर x0 में से x1 को, x0 में से x2 को और x0 में से x3 को, क्योंकि चार मान हो गए x और x0, x1, x2, x3, चार वैल्यूज ही बोला था इसने, चार समदूरस्थ मानों के लिए ही बोला था। तो लांगराज फॉर्मूला कहां तक लेना है, चार तक ही काम में लेना है। तो यही क्या होगा, आपका 4 होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और यहां सबसे पहले क्या आएगा, fu-1 आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस, अब आगे चलो, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 बटे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 u0। फिर प्लस, अरे f x0 की जगह u माइनस 1 लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2 बटे, पहले x0 छोड़ा, फिर x1 छोड़ा, फिर x2 छूटेगा। ठीक है, बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3 और u1, फिर प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 बटे x3 माइनस x0, x3 माइनस x2, x3 माइनस x1 और u2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। ठीक है, जो लांगराज वाला फॉर्मूला था। ठीक है, ये चार समदूरस्थ मतलब चार वैल्यूज के लिए है। जो पहले अपन ने लिखा था वो n वैल्यूज के लिए, n के लिए होता तो ये चलता रहता। ये 4 के लिए, x0, x1, x2, x3 के लिए। ठीक है, 4 हो गए ना, x0, x1, x2, x3, 4 वैल्यूज हो गई। तो 4 वैल्यूज के लिए इसने बोला था, तो ये 4 वैल्यूज के लिए हो गया। अब मैं क्या करता हूं, वैल्यूज रखता हूं मैं पुट। ये तो मुझे चाहिए ना, इसी से तो मैच करूंगा, नीचे वाले से करूंगा, बाद में देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। पुट x0 बराबर -1, x1 बराबर 0, x2 बराबर 1 और x3 बराबर 2। यही तो पुट किया है, तभी तो u-1, u0, u1, u2 मिला। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज में इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट करने के बाद देखना, ux बराबर x माइनस x1 का मान कितना है, 0,
x माइनस वन x2 का मान, x माइनस टू बटे x0 का मान कितना है -1, x0 का मान -1 और x1 का मान 0। फिर देखो, फिर x0 का मान कितना है -1 और x2 का मान कितना है -1, x0 का मान -1, x3 का मान कितना है -2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस और साथ में u -1। ठीक है, अब इसको देखो यही सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखना आप, ux बराबर ये x -1, ये x -2 बट्टे -1 -2 -3, -1 -2 -3, -2 इंटू -3 प्लस का 6 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया। देखो पहली टर्म मैच हो गई इसकी, ठीक है, पहली टर्म मैच हो गई ना। सिमिलरली सेकंड टर्म भी इसकी मैच हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस सेकंड टर्म ये है ना इसकी, तो ये भी देखते हैं, निकालते हैं। इसमें रखो x माइनस x0 का मान कितना है -1, तो +1। फिर x माइनस x2 का मान कितना है अपने पास 1 है, और फिर x माइनस x3, तो x माइनस x3 का मान कितना है 2 है। देखो ऊपर वाला मैच हो रहा है, x +1 x -2 x -1, ठीक है। और u0 बट्टे, अब आओ x1 माइनस x0, x1 का मान कितना है 0, ठीक है, माइनस x0 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इसका खेल खत्म। इसको सोल्व करो, x2 कितना है अपने पास, पहले इसको कर रहे हैं। x1 कितना है अपने पास 0 है, 0 माइनस x2 का मान कितना है -1, तो ये -1 इंटू, और देखो x1 0 है, 3 कितना है 2 है, तो ये 2, तो ये 2 गुणा माइनस का 2 हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? सॉरी, ये 0 -1 तो +1 हो जाएगा ना। ये देखो x1 कितना था 0, माइनस पहले से लगा हुआ x0 का -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। देखो ये सेकंड टर्म भी इससे मैच हो गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर प्लस थर्ड टर्म पे चलो, थर्ड टर्म ये वाली, इसको देखो x माइनस x0 का मान कितना है सर, x0 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर x माइनस x1 का मान कितना है 0 है, तो ये x ही बचेगा यहाँ। फिर ब्रैकेट, फिर x +1 आ रहा है, तो x माइनस x3, ठीक है, x माइनस x3 तो कितना आ जाएगा x -2, और यहाँ कितना आ जाएगा सर u1 बटे x2 माइनस x0। x2 का मान कितना है, x2 देखो कितना है, x2 का मान 1 है, माइनस x0 का मान -1 है, तो -1, x0 का मान -1 है, तो -1 1 माइनस और -1 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू, फिर आगे देखो x2 माइनस x1 का मान 1 माइनस x1 का मान 0, तो इंटू में 1, फिर इंटू, फिर देखो x2 माइनस x2 का मान कितना था सर 1 था, -2 तो -1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और ये बट्टे में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये सॉरी ये तो माइनस का ही रहेगा, यहाँ प्लस था, तो ये कितना बन जाएगा -1 आके इसको क्या बना देगा -1, तो x +1 x -2 u1 और 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये थर्ड टर्म भी मैच हो गई। फोर्थ टर्म पे आओ, ठीक है, फोर्थ टर्म पे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपका ux जो LHS है और जो RHS ये है, ये दोनों की दोनों समीकरणें आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। दोनों की दोनों समीकरणें आपकी इक्वल आ गई, मतलब आपको आपका रिजल्ट मिल चुका। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक अच्छी थ्योरम थी। इसके बाद एक थ्योरम अपन और लेते हैं, ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। बस ये ध्यान रखना कि कितने वैल्यूज के लिए आपको फॉर्मूला, 5 वैल्यूज के लिए दे रहा है तो एक वैल्यू और बढ़ा लो, 6 के लिए दे रहा है तो एक वैल्यू और बढ़ा लो, 7 के लिए दे रहा है तो एक और बढ़ा लो।
ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है, ये भी थ्योरम है, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन एट ए बी एंड सी शो दैट इट्स maximum or minimum value is obtained by the x given by x बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए बटे बी माइनस सी एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी बटे सी माइनस ए एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी बटे ए माइनस बी एफ सी, ये ब्रैकेट बंद। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ए बी तथा सी पर एफ एक्स के मान दिए गए हैं। कहने का मतलब है आपको x0 बराबर तो a दिया हुआ है, x1 बराबर आपको b दिया हुआ है और x2 बराबर आपको c दिया हुआ है। ये तीन चीजें आपको दी हुई है। तो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान जो है x के लिए वो ये मिलता है। ठीक है, तो ये सीधी सी कहानी है। करना क्या है आपको इसमें वो मैं बता देता हूं, तो देखना। ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सीधा सा है ये फंडा। देखना सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपन जानते हैं एफ एक्स बराबर अपने पास जो लाग्रांज फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों। एफ एक्स बराबर जो लाग्रांज फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास एक्स माइनस x0 छोड़ते हैं सबसे पहले, तो x1 x माइनस x2 अपॉन तीन वैल्यूज के लिए ही लेना है। ठीक है, तीन वैल्यूज कौन कौन सी, x0 x1 x2, तीन वैल्यूज के लिए ही क्यों लेना है, क्योंकि सर हमें तीन वैल्यूज ही दी। ठीक है, तो x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 साथ में f(x0). क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास f(x0), फिर प्लस आगे बढ़ते हैं, फिर x माइनस x0 और x माइनस x2 बटे x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 और f(x1), फिर प्लस x माइनस x0 और x माइनस x1 बटे x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 और f(x2). क्लियर। मुझे क्या करना है, मुझे इस समीकरण में x0 बराबर a, x1 बराबर b एंड x2 बराबर मुझे c पुट करना है, तो मैं कर देता हूं। तो f(x) बराबर x माइनस x1 की जगह मुझे b पुट करना है, तो x माइनस b, x2 की जगह मुझे c, तो x माइनस c बटे x0 की जगह a, तो a माइनस b और a माइनस c, और x0 की जगह a तो f a, फिर प्लस x माइनस a, x माइनस b, फिर x माइनस c, तो b माइनस a, ठीक है, और b माइनस c, और यहाँ एफ बी, फिर प्लस यहाँ रख दो। x माइनस x0 की जगह क्या है सर, a है, और x माइनस x1 की जगह सर b है, बटे x2 की जगह c माइनस a है, और x21 की जगह b है, तो c माइनस b, और ये एफ सी।
क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को। अब मैं क्या करता हूं, इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूं, तो एफ एक्स बराबर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स सी, ठीक है, माइनस एक्स सी, फिर माइनस बी एक्स, फिर प्लस का बी सी बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी, एफ ए। क्लियर कहानी। फिर प्लस सिमिलरली आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी बटे बी माइनस ए, बी माइनस सी, एफ बी। फिर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी बटे सी माइनस ए, सी माइनस बी और एफ सी। इसको मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है? इसको मल्टीप्लाई करने का मेन रीजन बस यही है कि अपन क्या करेंगे, इसकी जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ठ हमने पढ़ रखा है। उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो एफ एक्स है इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उस डिफ्रेंशिएशन को अपन 0 के बराबर करते हैं और अपन उसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड करके देखते हैं। यही काम करते हैं अपन, ठीक है। तो यही काम करने के लिए अब मैं इसका डिफरेंशिएशन यहां करता तो मुझे काफी दिक्कत होती। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कर लूंगा, एक्स की टर्म अलग कर लूंगा, कांस्टेंट को अलग कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे वो वैल्यू निकालनी है जहां, अब देखो मुझे वो वैल्यू एफ एक्स का मान नहीं निकालना मैक्सिमम मिनिमम, मुझे एक्स का मान निकालना है कि एक्स के किस मान के ऊपर ये उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, अर्थात एक्स के किस मान के ऊपर आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। ये कह रहा है कि एक्स का वो जो मान होगा ना, जो यहां मैंने लिखा था ना, वो आना चाहिए। तो कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर अपन तो जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे तो जैसे एफ एक्स था तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, यहां से इसको 0 के बराबर करके मैंने एक्स का मान निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है तब तो ये मिनिमा, अगर लेस देन 0 आई है तब ये कैसा हो गया, मैक्सिमा। उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिल गया, ठीक है, जैसे भी था। फिर ये x की वैल्यू हम यहाँ जो अपने पास fx था, इस fx में रख के जो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ऐसे करते थे। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्या कह रही है, ये कह रहा है कि आपको उच्चिष्ट, आपको मैक्सिमा मिनिमा पता नहीं लगाना है, ना ही आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको तो ये कह रहा है कि x के किस मान के ऊपर ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, और वो x का मान आपको यही मिल जाएगा जब आप f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकालोगे। यही वो मान होता है जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये चीज पता है? नहीं पता तो अभी पता चल गई होगी। आगे चलते हैं अपन। अब मैं यहां से क्या करता हूं, देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी, एफ ए। फिर देखो यहां से माइनस एक्स बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, माइनस एक्स बाहर निकाल लिया तो सी प्लस बी, ठीक है, बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी, एफ ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर देखो ये जो टर्म बचेगी ना, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ये टर्म क्या बन जाएगी भैया, 0 बन जाएगी, ठीक है, डिफरेंशिएशन के साथ। क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट करके लिख देता हूं इसको, प्लस कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की जगह ये है, ठीक है। मैं इसको लिख नहीं रहा, आप जरूर लिखना इसको, क्योंकि कांस्टेंट जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। फिर प्लस सिमिलरली एक्स स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस सी, एफ बी, ठीक है। फिर यहां से माइनस का x कॉमन लो तो a प्लस सी, एफ ए, एफ बी बटा b माइनस ए, बी माइनस सी, साथ में इसके कोई कांस्टेंट। सिमिलरली लास्ट वाली टर्म एक्स स्क्वायर बटे सी माइनस ए, सी माइनस बी, माइनस एक्स कॉमन लिया तो a प्लस बी
बटे सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस कोई कांस्टेंट दोबारा आ गया। ठीक है, कोई कांस्टेंट आ गया। कौन सा कांस्टेंट है? ये वाला कांस्टेंट है। ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा, इसका कांस्टेंट ये वाला है, ये भी मैंने नहीं लिखा, और ये वाला कांस्टेंट है, ये भी मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, वो अक्स का मान पता लगाने के लिए, जिसपे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे देगा, वो अक्स का मान पता लगाने के लिए जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी? मेरे पास 0 बन जाएगी। तो देखना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं? एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा? 2x और कांस्टेंट साथ में ऐसा का ऐसा, a माइनस बी ए माइनस सी, फिर माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो c प्लस बी एफ ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी, आगे वाला 0, फिर प्लस इसका 2x बटे b माइनस ए बी माइनस सी एफ बी माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो a प्लस सी बटे b माइनस ए बी माइनस सी एफ बी, फिर प्लस इसका 2x हो जाएगा, तो 2x बटे c माइनस ए सी माइनस बी माइनस इसका a हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब देखना यहां से, अब मैं क्या करता हूं, यहां से x कॉमन आ रहा है मेरे पास। देखो अब मैं क्या करता हूं, एफ डेस एक्स को मैं 0 के बराबर करता हूं, तो बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 आ जाएगा। तो देखो इस पार्ट में से ये वाले जो माइनस माइनस वाले पार्ट है, ये तो सब मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो माइनस वाले पार्ट में इधर भेजता हूं, तो देखना c प्लस बी एफ ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी, फिर प्लस ए प्लस सी बटे बी माइनस सी ए माइनस सी एफ बी, ये इधर आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी बटे सी माइनस ए सी माइनस बी बराबर, जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट थे, ये वाला ये वाला ये वाला मैं उधर ले गया बराबर। अब मेरे पास ये चीज बची है, यहां से मेरे पास देखो सब में 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा एफ ए बटे ए माइनस बी ए माइनस सी, फिर प्लस यहां बचेगा मेरे पास एफ बी बटे बी माइनस ए और बी माइनस सी, प्लस यहां बचेगा एफ सी बटे यहां एफ सी है, तो एफ सी बटे सी माइनस ए और c माइनस बी, ये यहां मेरे पास बच जाएगा। यहां से मैं x का मान निकाल देता हूं, तो x बराबर यहां तो ये 2 नीचे आएगा, तो 1/2 और सबके बट्टे में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, सबके बट्टे में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर नीचे ले जाके, तो इसके जो टर्म मिलेगी आपको फाइनल, जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था वो टर्म मिल जाएगी। इसके आगे सॉल्व करने का काम आपका है। ठीक है, इसके आगे आपको कंप्लीट इसको सोल्व जरूर करना है। कैसे? जैसे इसको नीचे लाओगे, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसी टर्म्स भी आपको नीचे मिलेगी। ठीक है, फिर आप ऊपर ले जाओ उसको। ठीक है, ऊपर ले जाओगे आप, ऊपर ले जाके जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो टर्म अभी मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन को लिखने से लिखा था तब, उसके साथ में जो हमें सिद्ध करना था वो मिल जाएगा। तो x बराबर 1/2 तो सीधा सीधा मिल रहा है। ठीक है, जैसे इधर आएगा, फिर जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो यहां तक इसकी जो थ्योरम्स है, इसका जो एक आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। अब अपने पास बचते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे अपन उस क्वेश्चंस को। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके क्वेश्चंस के ऊपर, पूरी की पूरी क्लास जो होगी अगली वाली में अपन सिर्फ क्वेश्चंस का पार्ट देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चंस है, उनको देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।